हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है और इसमें हमने जीएस के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पूरा सेट आप लोग लगाइए और देखिए कि अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं तो कितने प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। और ये आपका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 सेट और थ्योरी की कई सारी क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और जिनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोज वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा, जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका करेक्ट है। एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कि 2025 में ब्रिक्स को कौन सा देश होस्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है ब्राज़ील। कौन सा कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ये 17वां संस्करण होगा 2025 में। इसके पहले 2024 का जो 16वां संस्करण था, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? रूस ने की थी। ठीक है, तो ध्यान देना कि 2024 का जो सम्मेलन था, 23 नहीं बल्कि 2024 का जो सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए सदस्य देश बने थे। एग्जैक्टली क्या था कि 6 सदस्य इसमें शामिल हुए थे और क्या हुआ कि अर्जेंटीना में नई सरकार बन गई तो उसने मना कर दिया था। सऊदी अरब ने दिसंबर आते आते ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो इस प्रकार से जो 6 सदस्य देश चुने गए थे उसमें से 4 सदस्य देश बन गए थे ब्रिक्स के नए सदस्य। इनमें नाम है इजिप्ट का यानी कि मिस्र का, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है, और अगर बात करें 2025 में कौन जुड़ा है ब्रिक्स से, तो इंडोनेशिया। तो मिला जुला के 2024-25 में 5 नए देश शामिल हो चुके हैं। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट होंगे, सऊदी अरब और अर्जेंटीना के, क्योंकि ये 2 देश ऐसे हैं जो कि शामिल होने वाले थे लेकिन शामिल होते होते अंतिम समय में इन लोगों ने इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया। देखो, ये भारत का पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। जैविक मछली क्लस्टर ये कहाँ पर बन रहा है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और असम। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर है ये सिक्किम में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सिक्किम में। और ये कहाँ पर बनेगा? सिक्किम में। तो सिक्किम का जो सोरेंग जिला है। हालांकि इंपॉर्टेंट बस यही है कि आप ये याद रखें कि केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर बना है? सिक्किम में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एंटीबायोटिक होती है, रसायन होते हैं और कीटनाशक होते हैं, इनसे मुक्त मछली पालन किया जाए। यानी कि एक तरीके से ये ऑर्गेनिक मछली के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ध्यान देना, भारत का जो पहला जैविक मछली क्लस्टर है इसकी स्थापना सिक्किम में की जा रही है। तो आपका जो विकल्प है बी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत पोल नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है, हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत पोल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है ये किसी से संबंधित है? तो ये सीबीआई से संबंधित एक पोर्टल है। ठीक है, और ये जो पोर्टल है अगर इसमें बात करें तो इसको जो है ना, जो सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जोड़ा गया है और इंटरपोल से भी इसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है भारत पोल नामक पोर्टल, इसे सीबीआई का पोर्टल है और इसे गृह मंत्री ने, जो कि अमित शाह जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान कौन बन गई हैं? तो दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान, हर साल क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे लोग दुनिया से जा रहे हैं और उनका स्थान नए लोग ले रहे हैं। तो इनसे 12 दिन केवल बड़ी थी, 12 दिन या 18 दिन बड़ी थी टोमिको इतुका। इनका निधन हो गया और इनके बाद अब इनाह कैनाबरो लुकास अब ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन चुकी हैं। तो ध्यान देना कि टोमिको इतुका इनसे मात्र 18 दिन बड़ी थी। पहले ये तमगा टोमिको इतुका के पास था, अब हाल ही में उनकी डेथ हो गई है। तो अब दुनिया की जो सबसे उम्रदराज इंसान है वो इनाह कैनाबरो लुकास बन चुकी हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ध्यान देना कि जो इनाह कैनाबरो लुकास हैं ये ब्राज़ील की हैं और वर्तमान में इनकी जो उम्र है वो 116 साल है। कितनी है? 116 ईयर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे।
तो प्रश्न है कि हाल ही में जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, ये कब मनाया गया? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 10 जनवरी को? तो देखो, ये जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है, इसे हाल ही में 6 जनवरी को मनाया गया था। कब? 6 जनवरी को। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसकी एक थीम भी है। थीम क्या है? ऑर्फन्स लाइव्स मैटर। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो, जो कि किस देश के प्रधानमंत्री थे, हाल ही में इस्तीफा दे दिया है जस्टिन ट्रूडो ने। तो आपको पता ही है कि भारत और कनाडा के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद भी चल रहा है। तो कनाडा के फिलहाल जो जस्टिन ट्रूडो हैं, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के 11वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हाल ही में इसरो के जो 11वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है वी नारायणन। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और वी नारायणन ने किसका स्थान लिया है, फटाफट बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो वी नारायणन जी हैं, इन्होंने स्थान लिया है एस सोमनाथ का। ठीक है, और 14 जनवरी को इन्होंने इसरो के अध्यक्ष का पद जो है वो संभाल लिया है। ध्यान देना, ये स्थान लिए हैं एस सोमनाथ का। अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करूंगा। एस सोमनाथ की एक बायोग्राफी आई थी, उसका नाम आपको बताना है। अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट करना, और नहीं याद है तो गूगल करके भी लिखना, लेकिन लिखना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर हम सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसकी जो लिपि है, अगर उसको हम पढ़ पाएँ तो हम सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लिपियाँ मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है अगर कोई इसे पढ़ लेता है तो। और ये सराहनीय प्रयास किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में मोधवेथ महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया गया? टोडा, एरोला, खासी या फिर अन्य? तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। यह तस्वीर जो है मोधवेथ महोत्सव से जुड़ी हुई तस्वीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर। और ये जो मोधवेथ महोत्सव होता है, इसे टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो टोडा जनजाति है यह किस प्रदेश में पाई जाती है, किस पहाड़ी पर पाई जाती है? तो ध्यान देना कि टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये जो मोधवेथ महोत्सव है, ये नीलगिरी के पवित्र मानुपो में मनाया जाता है। यह दिसंबर के अंतिम रविवार या फिर जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। और इस महोत्सव को मानव और पशुओं के लिए मंदिरों में मनाया जाता है, यानी उनका जो स्वास्थ्य है, जो उम्र है, जो सुरक्षा है, उसको लेकर यह मोधवेथ नामक जो महोत्सव है, इसको सेलिब्रेट करते हैं टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि कौन है? देखो फ्रेंड्स, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 2025 में ये इसका 18वां आयोजन था। और इस बार जो मुख्य अतिथि देश था वो था त्रिनिदाद और टोबैगो, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और इस साल की थीम क्या है? विकसित भारत की दिशा में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस साल 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ईवीएस पर आधारित ये प्रश्न है, जो कि करंट पर भी आधारित है। यानी कि एक तरीके से 2 टॉपिक आपके यहाँ पर इस प्रश्न से कवर हो रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में बना है हनोई। हनोई जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो ये बताइए कि हनोई का संबंध किस देश से है, किस देश में है ये हनोई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हनोई है ये वियतनाम की राजधानी है। और ये जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर वाली, ये रिपोर्ट जारी की गई है एयर विजुअल्स के द्वारा। वियतनाम की करेंसी का नाम वियतनामी डोंग होता है। इसे वी डोंग के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और ये भी याद रखना, हाल ही में यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आया भी था कि लुवांग कुआंग का संबंध किस देश से है? तो ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? आपके वियतनाम के। और पीएम कौन है? फाम मिन चिन। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा, परंपरागत खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? आप जानते हैं कि पोंगल जो है ये 5 दिन मनाया जाता है। तो तीसरे दिन मनाया जाता है परंपरागत खेल जल्लीकट्टू। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका करेक्ट है। अब जल्लीकट्टू में क्या होता है, आपको पता ही है कि बैलों के सींग में सिक्कों का एक थैला बांधा जाता है और इसे निकालने वाला विजेता होता है, फिर उसको पुरस्कार वगैरह मिलते हैं। लेकिन हाल ही में एक दुखद घटना भी घटी है।
मदुरै में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ था जिसमें एक की डेथ हो गई है और 75 जो हैं वो घायल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चर्चित फास्टैग किस तकनीकी पर काम करता है? ये आपका आईटीसी पर आधारित प्रश्न हो सकता है जो कि करंट में भी है। तो जो फास्टैग जिसे आप लगाते हैं ना गाड़ियों के आगे जो एक आप स्टिकर लगाते हैं, तो फास्टैग किस टेक्निक पर काम करता है? तो फ्रेंड्स ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसको RFID के नाम से जाना जाता है, मतलब शार्ट में से आप क्या कहेंगे RFID। और आपको पता ही है कि गाड़ियों के आगे एक स्टिकर होता है और गाड़ी जब टोल से गुजरता है तो उस समय इसे स्कैनर जो लगा होता है ना उसको स्कैन करता है और सारी जानकारी ले लेता है और इसके बाद आपके खाते से जो टोल राशि होती है वो कट जाती है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था कि क्योंकि NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल भुगतान के लिए एक पहल शुरू की है और इसको नाम दिया है एक फास्टैग एक वाहन, एक वाहन एक फास्टैग नामक ये पहल स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। इसमें भारत की रैंक है 39। देखो 2024 में भारत जो है 39 में है, जबकि 2023 की बात करें तो भारत जो था वो 40वें स्थान पर था, मतलब एक स्थान 2024 में ऊपर आ गया था। इसे जारी करता है वाइपो। वाइपो का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और कुल मिला के 133 देशों में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। भारत 39वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन होगा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपको पता ही है क्वाड के बारे में, क्वाड कंट्रीज, तो यहाँ पर 4 देश हैं और इसमें हमारा प्यारा भारत है, इसके अलावा अमेरिका है, जापान है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन था, 2024 का पिछले साल, इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और क्वाड का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान देना कि इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल हैं और ये कब अस्तित्व में आया था? तो 2017 में यह अस्तित्व में आया था। क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ध्यान देना कि इसका आयोजन 2025 वाला इंडिया में किया जाएगा। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, और इसमें केरल जो है ये पहले स्थान पर है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो देखो 2024 में ये 6वीं रिपोर्ट थी और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहले स्थान पर केरला है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर कौन है? जम्मू और कश्मीर है। और ये जो FSSAI इसे जारी करता है तो 2018-19 से इसकी शुरुआत की गई और 2024 में ये इसका 6वां संस्करण जारी किया गया था। इसमें 5 पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को बनाया जाता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंसेस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी और कंज्यूमर एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। 2024 में 6वां था, ध्यान दीजिएगा, और 2025 में 7वां एडिशन होगा जो कि अभी आया नहीं है, सितंबर-अक्टूबर में आता है ये। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? स्पोर्ट भी आपके सिलेबस में है करंट अफेयर के, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी बताइए कि किस खेल से ये संबंधित है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो दिलीप ट्रॉफी है ना, ये संबंधित है आपके क्रिकेट से। विकल्प ए आपका करेक्ट है और यह प्रथम श्रेणी का घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। 2024 में जो कि 61वां संस्करण था, इसका विजेता बना है इंडिया ए। इंडिया ए विजेता बना है, इंडिया सी को हो रहा है, यानी कि उप विजेता कौन है? तो इंडिया सी है। पहली बार इसे 1961-62 में खेला गया था, ये इंपॉर्टेंट है। दिलीप ट्रॉफी यह एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और 2024 का जो 61वां संस्करण है किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे कहते हैं, ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, विनोद बच्चन, रेखा या फिर चिरंजीवी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया था, ये दिया गया है विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन जिन्होंने
तनु वेट्स मनु, शादी में जरूर आना, जिला गाजियाबाद आदि से फिल्में जो हैं बनाई हैं। तो ये है विनोद बच्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है। ये प्रश्न आपके ईवीएस में भी है और करंट में भी है, तो इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है, तो टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी, टूरिज्म एंड कल्चर हेरिटेज, टूरिज्म एंड पीस, टूरिज्म एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसकी थीम याद रखो, टूरिज्म एंड पीस है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 1980 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। अगला क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है। आपको पता है ये कि परम रुद्र के 3 सुपर कंप्यूटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और ये उद्घाटन उन्होंने मतलब एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। और इसे बनाया गया है किस माध्यम से, मतलब किस योजना के तहत, किस मिशन के तहत, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। यानी कि आपका जो विकल्प ए है ये आपका सही जवाब है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ये परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने है, तो आपको पता ही है CDAC ने इसे बनाया है, जिसका आपको हेड ऑफिस मिलेगा कहाँ पर, पुणे में इसका हेड ऑफिस मिलेगा, ठीक है। एक प्रश्न और भी याद रखिएगा कि विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसका नाम क्या है, तो फ्रंटियर इसका नाम है। और फ्रंटियर किस देश के पास है, तो ये अमेरिका के पास है। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऐरावत, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसके तहत सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ये मिशन भारत ने 2015 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है। आपको ये बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम क्या है, तो उसका नया नाम है श्री विजयपुरम। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। और श्री विजयपुरम नामक स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार के योगदान को दर्शाता है। देखो फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना पर्यवेक्षक और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर, लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर नाम इसका रखा गया था पोर्ट ब्लेयर, जो कि 1770 के दशक के अंत में अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे। अब ये जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता ही है कि विश्व ओजोन दिवस ये प्रतिवर्ष होता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है ये वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी पृथ्वी से 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की ऊंचाई है उसके बीच में ही ओजोन परत पाई जाती है, और ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तथ्य है, तो याद रखिएगा। फिलहाल विश्व ओजोन दिवस होता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। 2024 में इसका ये 30वां संस्करण था, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में ओजोन दिवस की घोषणा की थी। 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जोरावर चर्चा में रहा, यह क्या है। लाइट टैंक है, पनडुब्बी है, मिसाइल है या फिर जहाज है। तो फ्रेंड्स, DRDO ने बनाया था जोरावर को, और जोरावर क्या है, ये एक लाइट टैंक है। आप यहाँ देख सकते हैं जोरावर, ये एक लाइट टैंक है। भारत का पहला स्वदेशी माउंटेन टैंक है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने डिजाइन किया है। यह टैंक लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए बनाया गया है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी इसे ले जाया जा सकता है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो देखो, बात हो रही है यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में, ठीक है। तो इसे प्रदान किया गया है किसको, गगन गिल को इसे प्रदान किया गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, गगन गिल को। उनकी कविता संग्रह का नाम है मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है स्टेरिन किरे को। उनकी किताब का नाम है स्पिरिट नाइट। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाल ही में जो 34वां व्यास सम्मान दिया गया था, यह सूर्यबाला को दिया गया था।
और कौन देश को वासी वेणु की डायरी नामक उपन्यास के लिए। एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसे प्रदान किया गया था। तो देखो 2023 का यह पुरस्कार था जिसे 2024 में प्रदान किया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी दोनों को। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ चयन समिति ने एक बयान में कहा था कि यह पुरस्कार 2023 के लिए 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया गया है। संस्कृत के साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य जिन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी हैं, और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार श्री गुलजार। गोवा के लेखक दामोदर मौजो को 2022 का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दामोदर मौजो को 2022 का मिला था, ये ध्यान देना आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, अब ध्यान देना यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, 2023 में मिला है किसको? रामभद्राचार्य और गुलजार को, जबकि 2022 वाला मिला था दामोदर मौजो को। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बना है? सोलर विलेज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बॉर्डर सोलर विलेज। तो भारत का जो पहला बॉर्डर सोलर विलेज है ये बन गया है आपका मसाली गांव। कंफ्यूज मत होना, एक बात बताता हूँ आपको कि अगर प्रश्न ये बनेगा कि देश का पहला सोलर गांव कौन सा बना है, इसमें बॉर्डर शब्द, सीमा शब्द अगर प्रयोग में ना लाया जाए तो ध्यान देना कि देश का जो पहला सोलर गांव है वो मोढेरा गांव बना है जो कि स्थित है गुजरात में। लेकिन देश का पहला बॉर्डर सोलर गांव ये मसाली बना है जो कि गुजरात में है। ये मसाली गांव जो है ना, ये बनासकांठा जिला गुजरात में स्थित है और भारत पाकिस्तान की सीमा से इसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। और यहाँ पर क्या है कि सभी घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन होगा ब्राज़ील में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो देखो, ये जो फीफा विश्व कप के एक बाद महिला फीफा विश्व कप होगा, तो फीफा विश्व कप जो कि पुरुषों का विश्व कप होता है, तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर आपके विकल्प में कुल मिला के 4 विकल्प हैं और ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछा भी गया था जो कि परीक्षा हुई थी 3 दिसंबर 2020 को। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो देखो, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि आपका जो विकल्प 3 है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान देना कि ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके बाद भारत 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करने जा रहा है। कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन? तो पुणे, शिलांग, कोलकाता और गुवाहाटी में। आपका सही जवाब बनेगा भारत गुवाहाटी में प्रतिष्ठित 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यानी कि आपका जो विकल्प 4 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि यह आयोजन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किया जाएगा जो 2008 के बाद पहली बार भारत में इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 18 दिसंबर को, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसकी एक थीम भी है, विविधता को बढ़ावा देना, अधिकारों की रक्षा करना। ध्यान देना कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 29 और 30 है ये अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिला के 30 प्रश्न हो गए और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको ऑलरेडी पता थे, कितने नए तथ्य आपको पता चले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सीरीज लगातार चलती रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा फ्रेंड्स यस। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा।